हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 9 के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपका सामान्य अध्ययन से सारे क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर से हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से कवर किए गए हैं। चलिए बिना लेट किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके पास कि निसार पृथ्वी अवलोकन हेतु संयुक्त अभियान में भारत के इसरो का सहयोगी संगठन है, बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका निसार के अलावा निसार हो गया, नासा और इसरो का पृथ्वी अवलोकन हेतु संयुक्त अभियान जो है वो है। इसका उद्देश्य जो है आपका पारिस्थितिकी संतुलन, भूकंप और सुनामी इत्यादि का अवलोकन करना होता है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वह है नासा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, केंद्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उल्लास नामक ऐप जो है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि यह ऐप जो है वो आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथ ही साथ जो आपका NCERT की दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थी को अलग अलग शैक्षणिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में काम करेगा। चीज आपको याद रखना है कि वैसे तो यह आपका 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बेसिक शिक्षा और डिजिटल और आपका फाइनेंशियल लिटरेसी और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका उल्लास ऐप है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नहीं है। तो बताइए जो यहाँ पे कालिदास का रचना नहीं है वो है आपका मृच्छकटिवन। मृच्छकटिकम जो है वो आपका शूद्रक की रचना है, ना कि कालिदास की रचना। तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी बनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें याद रखिएगा कि आपका हाल ही में भारतीय अमेरिकी निशा बिस्वाल, जिसका पूरा नाम निशा देसाई बिस्वाल है, को अमेरिका वित्त एजेंसी जिसे DFC बोल सकते हैं कि उप मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ इस प्रकार अब बिस्वाल US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी जो है वो आपका CEO के रूप में करेंगी। वहीं इसके अलावा आप एक चीज़ इसमें याद रखिए कि निशा जो है इससे पहले US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और आपका वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नई शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिए कि वो राज्य आपका था उत्तराखंड। कौन सा राज्य था? तो वो था आपका उत्तराखंड ना। वही इसमें आप याद रखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे रिंगिट। रिंगिट जो है वो आपका हो जाएगा, इसका देश का नाम हो जाएगा आपका मलेशिया ना। कौन सा हो जाएगा? रिंगिट का हो जाएगा मलेशिया। वहीं आपका बहत का देखते हैं तो बहत का आपका हो जाएगा थाईलैंड। कौन सा हो जाएगा? बहत का आपका थाईलैंड हो जाएगा ना। ये बहत का दिया हुआ है ना, बहत का थाईलैंड। यही वहीं आपका रुपया का देखते हैं तो रुपया आपका हो जाएगा किस देश का हो जाएगा? तो जी हाँ, ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया का। और साथ ही वान जो है वो आपका दक्षिण कोरिया का। देखिए यहाँ पे आपके पास इधर में देश दिया हुआ है, इधर में आपका मुद्रा दिया हुआ है ना। ये सब जो है रिंगिट हो गया, बहत हो गया, रुपया हो गया, वान हो गया, ये सारा मुद्रा है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कूट के अनुसार तो जी हाँ, इसका बी आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हाल ही में खबरों में रहे रूस और यूक्रेन की राजधानी क्रमशः है, यानी कि आपका रूस और यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो जी हाँ, अगर हम लोग रूस की राजधानी की बात करते हैं तो वो आपका मॉस्को है। वहीं हम लोग बात करते हैं यूक्रेन की राजधानी की, तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो आपका कौन है? कीव है ना। इसकी मुद्रा के बारे में भी जान लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मुद्रा भी आपका क्वेश्चन में दे देता है। तो जी हाँ, मुद्रा जो है वो आपका रूस का मुद्रा जो है वो आपका रूबेल है। वहीं यूक्रेन की मुद्रा जो है वो आपका हिरबिनिया है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है वो भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? मिलती है नहीं? नहीं मिलती है। तो जी हाँ, तो इससे आप याद रखिएगा कि जो आपका राज्य जो
भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है या फिर भूटान की सीमा से स्पर्श नहीं करता है वो आपका मेघालय है। मेघालय के अलावा आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ आपका असम जो है वो आपका भूटान की सीमा से टच करता है, लेकिन मेघालय जो है वो टच नहीं करता है। वही एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि आपको भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा विकल्प शास्त्रीय भाषा का है? शास्त्रीय भाषा का नहीं बल्कि है। इससे पहले हम लोग एक सेट पढ़े थे, सेट पेपर 1 या 2 में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है ना। तो देखिए आपका शास्त्रीय भाषा में टोटल 6 भाषाएं आते हैं, जिसमें आपका पहला होता है तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम, चौथा संस्कृत और पांचवा कन्नड़ और चौथा उड़िया होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ना। देखिए अगर आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखिएगा संकम ततेव। संकम ततेव का मतलब क्या हो गया? संस्कृत। संकम का मतलब हो गया संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम। वहीं ततेव का मतलब क्या हो गया? तमिल, तेलुगु और उड़िया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा यात्री सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपके पास यात्री उसके शासक भी आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज का याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है वो आपका सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो वह आपका सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका की रचना जो है वो की थी। किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके पास सूची 1 में लड़ाई दिया हुआ है और आपका सूची 2 में उसका संबंधित वर्ष दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं पानीपत की लड़ाई की, तो पानीपत का लड़ाई जो है वो आपका 1526 में हुआ था। वहीं खनवा की लड़ाई जो है वो आपका 1527 में, चौसा की लड़ाई जो है वो आपका 1539 में, और आपका कन्नौज की लड़ाई जो है वो आपका 1540 में हुआ था। डैट मीन्स कूट के अनुसार इसका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर कर्मवार सजाइए, यानी कि इसका संगठन के अनुसार आपको इसको सजाना है। चलिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो आपका 1852 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे आपके दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। वहीं इंडियन लीग, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो आपका 1875 में सीसीएल कुमार घोष के द्वारा किया गया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं इंडियन एसोसिएशन पे। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है वो आपका 1876 में सुरेंद्र दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है जो है आपका मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना जो है वो आपका 1884 में किया गया था। इसमें आपके 2-3 लोग थे जिसके संस्थापक थे। नंबर 1 में आपके थे आनंद मोहन बोस, वहीं नंबर 2 में बी राघवाचारी थे, तीसरे में आपके जी सुब्रमण्यम तथा चौथे में पी आनंद चार्लू के द्वारा इसका संगठन जो है वो किया गया था। इसलिए आपका कूट के अनुसार सही आंसर जो है देखिए कौन सा हो जाएगा? तो जी हाँ, आपका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है ना। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो देखिए आप लोग आ जाइए ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो जी नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का, तो इसका स्थापना जो है वो आपका 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। इसे आप याद रखिएगा ना। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में की गई थी। हाँ जी, बिल्कुल की गई थी। तीसरा में आपके पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। हाँ जी, बिल्कुल हुआ। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन सी। 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, 1 जो है इसका करेक्ट नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में
निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, सही है नहीं, जो आपका सही नहीं है आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए इसके लिए ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि इसे द्वैध शासन की नींव इसने द्वैध शासन की नींव रखी। जी नहीं, आपका 1809 के तहत जो है वो आपका द्वैध शासन की नींव नहीं, बल्कि आपका याद रखिएगा कि द्वैध शासन की नींव जो है वो आपका 1919 के अधिनियम के तहत रखी गई थी, जिसमें आपके प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो की गई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटने से संबंधित संविधान संशोधन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग घटने से बात करते हैं तो आ जाइए यहाँ पे 61वें संशोधन में, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावित था। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सूची जो है वो आपका अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई थी। किसके अंतर्गत? तो वो है आपका 243 जी के अंतर्गत दी गई थी। बेसिकली 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान से जोड़ा गया था। साथ ही साथ इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची का वर्णित किया गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। बताइए किसकी सिफारिश की। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं अशोक मेहता समिति की, तो अशोक मेहता समिति जिसका गठन जो है वो आपका 1977 में किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने 1978 में प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय सरकार के स्थान पर द्विस्तरीय सरकार की स्तुति जो है वो की थी। इसे याद रखिएगा। त्रिस्तरीय के आधार पर किसकी? द्विस्तरीय पंचायत की ना। तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका वो हो जाता है राज्य निर्वाचन, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण। ये आपका जो है वो आपका संवैधानिक प्राधिकरण है। वहीं आपका अगर हम लोग बात करते हैं राज्य निर्वाचन अधिकार पद का, तो ये आपका संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 तीनों आपका सही। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो राज्य दिया गया है उसके गठन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन जो है वो आपका 1 नवंबर 2000 को किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है वो आपका 20 फरवरी 1987 को किया गया। और आपका झारखंड का गठन जो है वो आपका 15 नवंबर 2000 को किया गया। वहीं सिक्किम का गठन जो है वो आपका 16 मई 1975 को किया गया। दैट मीन्स सबसे पहले आपका सिक्किम का गठन किया गया। सबसे फर्स्ट में सिक्किम, सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़, फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप कूट में आ जाइए। कूट के अनुसार करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम का कौन सा प्रजाति है। तो जी हाँ, वो है आपका अल्फांसो। अल्फांसो प्रजाति का आम जो है वो आपका विदेश में बहुतायत में निर्यात किया जाने वाला है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI के गणना में सम्मिलित नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका मानव विकास सूचकांक के तहत स्वास्थ्य आयाम का आकलन जो है वो आपका जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का आकलन, स्कूलिंग अवधि के माध्य तथा जीवन स्तर आयाम का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। जिसमें आपका नहीं किया जाता है वो है आपका सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता के अनुसार इसकी गणना नहीं की जाती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन जो है वो आपका सही है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए पहला में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो वह है आपका कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो जी नहीं, यह योजना जो है वो आपका प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति परिवार, एक परिवार में आपको 5 लाख रुपए जो है वो आपका स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट आपके पास है कि इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है, दैट मीन्स केवल आपका 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं हिमालयी और पूर्वोत्तर की, तो हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्य में यह अनुपात जो है वो आपका 90:10 का हो जाता है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास पंचवर्षीय योजना आपका उसका मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना का आपका फर्स्ट में दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल था, तो जी हाँ ये आपका सही हो जाएगा। वहीं आपका दूसरी, और हाँ इसमें आप याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्टार्टर जो है वो आपका 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1956 से लेकर 1961 तक चला था। अब इसके जो है वो आपके मॉडल जो था वो आपका महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। हाँ जी बिल्कुल था। वहीं आपका बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था, समय जो था वो आपका 1961 से लेकर 1966 का था। किसके मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका जॉन सैंडी तथा मुख्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। दैट मीन्स आपका ये आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो हाँ जी ये आपका गलत हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय जो था वो आपका 1974 से 1979 तक का था। इसके जो आपके मॉडल था वो आपका डीपी धर मॉडल पे आधारित था। देखिए आपका क्या बचा, चौथी पंचवर्षीय योजना बचा। अगर हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपका 1969 से लेकर 1974 तक का समय था। वहीं ये आपका जो था वो आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था, जो आपका तीसरे में दिया हुआ है ना, अशोक रुद्र अवलोकन मॉडल दिया हुआ है। और यही मॉडल जो था वो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का, तो देखिए आपको सही उत्तर का चयन करना है ना। तो देखिए फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है समुद्र जल का ताप बढ़ना। हाँ जी बिल्कुल होता है। हिमनद की पिघलना ये भी होता है। बीमारियों का फैलना ये भी होता है। और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, दैट मीन्स सारा का सारा गुण जो है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है और सूची 2 में आपका उसका दिनांक दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया, तो यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। वहीं आपका विश्व वानिकी दिवस जो है वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व पारवास यानी कि हैबिटेट दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यहाँ पे सिर्फ अक्टूबर लिखा हुआ है क्योंकि आप अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है ना, याद रखिएगा अक्टूबर के प्रथम सोमवार को। वहीं आपका विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कूट में आते हैं तो कूट के अनुसार देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाँ जी कूट के अनुसार आपका देखिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। आपको सही क्रम बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है कि पश्चिम भाग में, याद रखिएगा कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। इसके पश्चात उत्तर की ओर क्रमशः लघु या बोल सकते हैं माध्य हिमालय और महान हिमालय जो है वो है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक, लघु और हिमालय, महान हिमालय ना।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है, बताइए किस राज्य में है। तो वो राज्य आपका है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। कितना है इसका क्षमता? तो जी हाँ 142.31 GWP जो है इसकी क्षमता है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास जनजाति और सूची 2 में उसका निवास स्थल दिया हुआ है। पहला आपके पास दिया हुआ है भील। भील का निवास स्थल कहाँ है? तो जी हाँ भील का निवास स्थल जो है वो आपका राजस्थान में है। साथ ही साथ संथाल का निवास स्थल जो है वो आपका झारखंड में है और राजी का निवास स्थल जो है वो आपका उत्तराखंड में और आपका लेप्चा का निवास स्थल जो है वो आपका सिक्किम में है। आ जाइए कूट में, तो कूट के अनुसार क्या हो जाएगा? तो जी हाँ कूट के अनुसार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास प्रमुख नदियाँ और सूची 2 में आपके पास उसकी सहायक नदियाँ दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं कृष्ण की सहायक नदियाँ की। तो कृष्ण की सहायक नदियाँ जो है वो आपका भीमा है। क्या है? भीमा है। वहीं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो वह है आपका तास्ता नदी है ना। वहीं गोदावरी की सहायक नदियाँ बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, तो जी हाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? इंद्रावती है। और आपका यमुना की सहायक नदियाँ चंबल है। ऑप्शन पे आ जाइए, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो है कौन सा है। तो हाँ करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में आपके पास क्या दिया हुआ है? तो देखिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है परियोजना, उसकी अवस्थिति दिया हुआ है। फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है भाखड़ा। भाखड़ा जो है इसका हो जाएगा आपका सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज नदी हो जाएगा ना कि आपका कहाँ अवस्थित है, तो आपका सतलज नदी पे अवस्थित है। वहीं हीराकुंड की बात करते हैं तो हीराकुंड जो है वो आपका महानदी में अवस्थित है। साथ ही साथ आपका इडुक्की जो है, इडुक्की आपका किस में है? तो वह आपका पेरियार में है। और आपका नागार्जुन सागर जो है वो आपका कृष्ण नदी पे है ना। ये सारा आपका नदी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाइए कूट पे। कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे बी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य अध्ययन के अंदर यानी कि करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका जितना भी क्वेश्चन था वो आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 9 से कवर अप किया गया था। वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लेटेस्ट सिलेबस से कवर अप किए गए हैं करंट अफेयर से। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे फ्रेंड्स सर्कल, सारे इसके जितने भी आपके रिलेटिव है जो इस एग्जाम को करेक्ट करने जा रहे हैं, सारे लोगों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।